तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 12। लगभग हम लोग अंतिम पे पहुंच चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और हो जाएगा वो भी। बहुत बहुत खास नहीं है वो चैप्टर, तो हो जाएगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके मीनिंग, उसके फीचर के बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि इसके पहले वाले जो चैप्टर में हम जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने अलग अलग मार्केट को लेके हमने एनालिसिस करा हुआ था। तो हमने वहाँ पे आपको बताया था कि मार्केट के अलग अलग टर्म्स में मार्केट कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा मार्केट क्या होता है, उसके फीचर्स, छोटे मोटे फीचर्स के बारे में हमने बात किया था। उसी को एकदम से एक स्पेशल चैप्टर के रूप में आपको यहाँ पे लाया गया है। तो सबसे पहले एक्चुअल में मार्केट होता क्या है। तो जनरल टर्म में अगर देखा जाए तो मार्केट को हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटे रूप के तौर में देखते हैं। हम लोग जो देखते हैं कि भाई क्या होता है कि एक छोटा सा एक प्लेस, एक जगह जहाँ पे क्या होता है, सेलर एंड बायर अवेलेबल होते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं गुड्स या सर्विसेज का। हमने अभी तक यही जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट कहने का मतलब, ये जो नैरो डिफिनीशन जो अभी हमने बताया ना, ये नहीं है। इसका थोड़ा सा वाइड रेंज है। वाइड रेंज कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मार्केट कहने का मतलब वो पूरा का पूरा एरिया कवर करता है। ये पूरा का पूरा एरिया कवर करता है ये मार्केट, जहां तक उस प्रोडक्ट को पहुंचने की क्षमता हो जिस प्रोडक्ट में हम डील करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोड्यूसर हूं और हमारा प्रोडक्ट जहां जहां के लोगों तक पहुंच सकता है, उन सभी लोगों को एक किस चीज के रूप में देखा जाता है, यहाँ पे मार्केट के रूप में देखा जाएगा। तो मार्केट के मतलब यहाँ पे छोटा कोई स्थान नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा एरिया है। वही यहाँ पे कह रहा है, मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन। ये पूरे रीजन, पूरे एरिया के बारे में। वी आर बायर एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। किसी खास कमोडिटी के लिए मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी खास कमोडिटी के बायर एंड सेलर के बारे में, कि वेयर बायर्स एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी आर इन कनेक्ट विथ ईच अदर टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ द कमोडिटी। है कि नहीं। तो ये हो सकता है, मार्केट का रूप छोटा भी हो सकता है और ये जो एरिया हो सकता है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग है किसी खास चीज़ का, तो उसका डिमांड कहाँ तक जाने वाला है, कहाँ कहाँ के लोग उसको पसंद करने वाले हैं। तो जहाँ के लोग उसको पसंद करने वाले हैं, जहाँ भी डिमांड होने वाला है, वो पूरा का पूरा एरिया, मतलब जहाँ पे वो कस्टमर एग्जिस्ट करता है, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, एज अ मार्केट हम देखेंगे उसको। ठीक है ना। तो मार्केट में क्या होता है, एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मार्केट कैन बी समराइज्ड एज। अब चार चीज है किसी भी मार्केट के लिए बहुत। तो सबसे पहले कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में क्या होता है, पहला चीज कि मार्केट रेफर्स टू नॉट अ सिंगल प्लेस। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स में क्या करना है, मार्केट को किस रूप में देखना है, एज ए एरिया देखना। अब एरिया का मतलब मैंने आपको बता दिया, क्योंकि किसी खास प्लेस से नहीं, बल्कि वो पूरे के पूरे उस रेंज के बारे में बात करता है जहाँ पे कस्टमर अपने क्या कर सकता है, प्रोड्यूसर के साथ कांटेक्ट में आके और किसी ना किसी कमोडिटी के रूप में किसी ना किसी कमोडिटी का सेल एंड परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ कि कमोडिटी कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, ये नहीं कि हमने सिर्फ गुड्स समझ लिया कमोडिटी को, ऐसा नहीं करना है। गुड्स एंड सर्विसेज होता है। फिर आगे तो एक तो होना चाहिए क्या, मार्केट में क्या होता है, एक तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, एरिया। दूसरा क्या होता है, बायर्स एंड सेलर। अब बायर एंड सेलर ऐसे ही नहीं होते, वो किसी ना किसी कमोडिटी के लिए होते हैं। और उसमें जो मार्केट जो चल रहा होता है, उस मार्केट में क्या होता है, हमारे कंपटीशंस चल रहे होते हैं। कंपटीशन कहने मतलब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ये लगी रहती है। तो ये हो गया हमारा मार्केट का जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या इसेंशियल फैक्टर्स कह लीजिए, वो इंपॉर्टेंट जो होने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे किया गया है, मार्केट को अलग अलग रूपों में बांटा गया है। वही यहाँ पे कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। जो मैंने बताया कि मार्केट में कंपटीशन यहाँ पे मतलब एक क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। तो कंपटीशन के बेस पे मार्केट को हमने कितने भागों में बांट रखा है, सबसे पहले 4 भागों में बांट रखा हमने। कौन कौन सा, परफेक्ट कंपटीशन, जीरो कंपटीशन, इम्परफेक्ट एंड ओलिगोपोली। ये क्या होता है हमारा, ओलिगोपोली। तो परफेक्ट कंपटीशन हमने आपको बताया है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब जहां पे बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं।
सब हम बताने वाले हैं वैसे। जीरो कंपटीशन, जहां पे कंपटीशन ही नहीं है, मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसी और के पास है ही नहीं, मतलब हमारे पास कंपटीशन ही नहीं है, हम जो बेचेंगे जो करेंगे वही हमारा क्लियर होगा। तीसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन जिसको हम कहते हैं। तो इसका थोड़ा सा अलग होता है, कुछ एक लोगों के बारे में बात करता है। और ओलिगोपोली मतलब होता है जहाँ पे बहुत कम लोग हों, लाइक 3-4 लोग, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अलग अलग टाइप के आपके मार्केट दिखाई देंगे। तो आपके एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, या फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा, जीरो कंपटीशन क्या होता है, मतलब मोनोपोली क्या होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो मैं एक एक करके सबको मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पहले क्या हो गया हमारा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यही चीज मैंने बताया था अभी कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ये एक ऐसा मार्केट है किसी भी कमोडिटी का जहां पे उस कमोडिटी को बेचने वाले लोगों के नंबर्स भी बहुत ज्यादा हैं और खरीदने वाले लोग भी बहुत ज्यादा हैं। यहां पे क्या है, बेचने वाले भी बहुत ज्यादा हैं एंड खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। सेलर्स डीलिंग इन द होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब, सॉरी क्या हुआ भाई, होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब सेम प्रोडक्ट जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके साइज, ये सारा का सारा चीज, जिसका कलर, जिसका टेस्ट, ये क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या हो जाता है हमारा होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है। तो किसी भी कमोडिटी के, कौन से कमोडिटी, होमोजेनियस प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि अब पेन है मार्केट में लेकिन आपके पेन का फैसिलिटी कुछ अलग है, हमारे पेन का फैसिलिटी कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। ये होमोजेनियस होना चाहिए। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। यहाँ पे कोई कस्टमर अपना प्राइस फिक्स नहीं करता है, यहाँ का जो प्राइस जो वेरी करता है वो एज पर मार्केट सिचुएशन या एज पर मार्केट डिपेंड करता है। तो मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो बस पहले ये समझिए कि एक्चुअल में परफेक्ट कंपटीशन क्या हो गया। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे एक ही कमोडिटी को बेचने वाले लोग, खरीदने वाले तो बहुत होंगे ही होंगे, लेकिन बेचने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कंपटीशन को क्या कहा जाता है, हमारा परफेक्ट कंपटीशन। अब यहां पे हमने एक चीज बोला, पता नहीं इसका डिटेल आगे मैंने दिया है कि नहीं दिया, हाँ ठीक है। यहां पे जो हमने एक चीज बोला कि यहां पे क्या बोला, इसका प्राइस जो होता है इसमें जो भी कमोडिटी का, वो क्या होता है, फिक्स्ड बाय द मार्केट। फिक्स्ड बाय द मार्केट कहने का मतलब क्या है कि इस मार्केट में क्या होता है कि जैसे कि सबको पता है, इसमें हम आगे चलेंगे तो एक एजम्पशन हम आपको लेके चलेंगे कि यहाँ पे जो कस्टमर, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो भी कस्टमर है वो पूरे मार्केट की जानकारी रखता है, वो उसको पता है कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिलता है और कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। तो कोई भी अगर प्रोडक्ट होमोजेनियस है, मतलब सेम नेचर का प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, सेम कलर का प्रोडक्ट है, सेम टेस्ट है, तो कोई भी कस्टमर चाहेगा क्या कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से परचेज करे जिनके पास वो प्रोडक्ट बहुत हाई लेवल पे जा रहा हो, मतलब जिनके पास उस प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा हो। मतलब यही पेन अगर मैं आपको 100 रुपये में दूं और यही पेन बगल में 130 रुपया मिल रहा है, आप किस में खरीदिएगा, 100 रुपये में। आप हमेशा 100 में खरीदिएगा। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है। तो इस कारण से क्या होता है कि मार्केट, आप कभी भी अपने प्राइस को फिक्स नहीं कर सकते हो। प्राइस को इसलिए फिक्स नहीं कर सकते हो कि एक लेवल पे, एक ऐसे लेवल पे जाके यहाँ पे प्राइस फिक्स किया जाता है जहाँ पे मतलब वो जो प्रोड्यूसर होता है उससे नीचे जाने पे उसको प्रॉफिट ना बल्कि क्या होगा, लॉस होगा। तो कोई भी क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर अपने आप को लॉस पे जाकर काम करना नहीं चाहेगा। अब वो ज्यादा इसलिए नहीं कर सकता, मान के चलिए हमारा प्रोडक्ट का कीमत है, हमको बनाने में इसको लग गया 8 रुपया। अब चूंकि इस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में ला रहा हूं तो मार्केट में हमारे इस सेम प्रोडक्ट को लेके बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। तो यदि 8 रुपए का हमारा प्रोडक्ट है, अगर मैं मार्केट में इसको 13 रुपए में बेच रहा हूं, तो सामने वाले के पास ये ऑप्शन है कि वो 12 में बेच के हमसे निकल लेगा आगे। तो फिर मैं अपने आप को क्या करूंगा, मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भी अपने आप को कहां लाना पड़ेगा, 12 रुपए पे। यानी कि हम चाह के भी अपने प्राइस को अपने अकॉर्डिंग फिक्स नहीं कर सकते। ये प्राइस किसके अकॉर्डिंग फिक्स होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग। और मार्केट का मतलब जितने लोग हैं, जो भी यहाँ पे प्राइस फिक्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने प्रोड्यूसर है, सभी को हम लेके चलते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। इसमें मुख्य रूप से एग्रीकल्चर गुड्स आते हैं, लेकिन अब इसमें भी बदलाव नहीं करता है। रियलिटी में परफेक्ट कंपटीशन इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है कि आप
आप खुद ही जाकर देखो मार्केट में, अगर प्रोडक्ट सेम भी रह रहा है तो प्राइस आपको अलग अलग मिलेगा। जनरली प्रोडक्ट सेम नहीं मिलेगा। आप ये देखिए ना, जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स को जनरली हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, लेकिन ये पहले होता था कि धान का मतलब धान होता था, चावल के 2-3 वेराइटीज होते थे। अब एक चावल के आपको सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से शहर मोतिहारी में आपको 100 वेराइटीज मिल जाएंगे। तो इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी अब एक्चुअल में रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारा समझिए कि ये फैक्टिशियस है। तो वही कह रहा है कि इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन हैज नेवर एग्जिस्टेड। ये आगे पहले भी ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी चावल का मैंने बोला था कि पहले भी आपको अलग अलग टाइप के मिलते ही थे। लाइक अभी मोबाइल ही है, सब मोबाइल ही है, लेकिन क्या है भाई, सबका अपना फैसिलिटी, सबके अपने कुछ फीचर्स हैं जो अलग अलग है। तो इसलिए ये मोबाइल हैं, लेकिन ये अगर ये सारे मोबाइल को आप होमोजेनियस प्रोडक्ट कह लो तो ये कहीं से आपको सही नहीं होने वाले। तो परफेक्ट कंपटीशन एक्चुअल में होता क्या, समझ में आया? अब इसके बारे में कह रहा है यहां पे, मैंने जो अभी आपको बताया कि फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में क्या कह रहा है कि फर्म इज अ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर मतलब टेक मतलब लेना, यानी कि फर्म जो बिजनेस जो होंगे, जो भी हमारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो भी हमारे बिजनेस होंगे, वो सारे के सारे प्राइस टेकर होंगे। और वो प्राइस कौन देगा? प्राइस डिसाइड कौन करेगा? मार्केट डिसाइड करेगा। मार्केट क्या करेगा? प्राइस को डिसाइड करेगा, और उसी प्राइस को लेके आपको चलना है। अगर मार्केट में एग्जिस्ट करना है, अपने आप को रखना है, तो आप चाहते हैं कि नहीं आपका प्राइस बहुत कम हो ताकि आपके पास कस्टमर की भीड़ लग जाए, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप लॉस पे अपने प्रोडक्ट को बेचने लगे, तो आफ्टर सम टाइम आपका क्या होगा? आपको ऑटोमेटिक आपको मार्केट छोड़ के जाना पड़ेगा। ये कब तक लॉस झेलिएगा? तो वही चीज यहाँ पे कर रहा है, फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। ये फर्म कोई भी प्राइस को बनाता नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, जो भी मार्केट में प्राइस फिक्स किया जाता है उसको क्या कर लेते हैं? ऑप्ट कर लेते हैं। वही कह रहा है, प्राइस टेकर मीन्स दैट द इंडिविजुअल फर्म हैज नो ऑप्शन बट टू सेल एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब आप समझते हैं ना, फर्म और इंडस्ट्री में क्या अंतर है पता है ना आपको? फर्म का मतलब क्या होता है? एक इंडिविजुअल बिजनेस को क्या कहा जाता है? फर्म कहा जाता है। लेकिन सेम नेचर ऑफ सारे बिजनेस को जब हम इकट्ठा मिलाकर जब हम देखते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? इंडस्ट्री। जैसे कपड़ा का दुकान, कोई खास कपड़ा की कंपनी, ये सब लोग अपने आप में क्या है? फर्म है। लेकिन जैसे इन सब पूरी भारत को, अगर जैसे मैं बिहार के कपड़ा इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, तो पूरे बिहार में जो टेक्सटाइल ये क्या होता है? इंडस्ट्री होगा। ये क्या हो गया? हमारा इंडस्ट्री कहा जाएगा। इसमें ये नहीं होगा कि भाई मालिक इंडस्ट्री हो गया तो मतलब मालिक होंगे, नहीं, इसमें कोई भी व्यक्ति मालिक हो सकता है। ठीक है, तो वही यहां पे कर रहा है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन एन इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑन इट्स ओन एज इट्स शेयर इन टोटल मार्केट सप्लाई इज नेग्लिजिबल। यहां पे क्या होता है, मैंने बताया आपका शेयर मार्केट में कितना शेयर है, आप मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब शेयर लेके रखे हो, यानी कि आप मार्केट में सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, और फिर भी आप चाहते हो कि प्राइस अपने हिसाब से फिक्स कर लें, संभव नहीं है, क्योंकि आप क्या करोगे? लॉस में जाके काम नहीं करोगे, और हाई जैसे जाओगे ऑटोमेटिक आपके कस्टमर टूट के दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो सेम वही प्रोडक्ट कोई दूसरा व्यक्ति भी सेल कर रहा है, तो आपसे क्यों लेना उसको? ठीक है, तो इसलिए कोई भी इंडिविजुअल मार्केट में कोई भी बिजनेस प्राइस मेकर नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा? प्राइस टेकर होगा। अब ये जो डायग्राम है ना, इसको समझिएगा, ये डायग्राम है, इसको समझिएगा। तो आखिर वो कौन सा प्राइस है जिसपे बेचा जाए? मान के चलिए एक ही प्रोडक्ट को बेचने वाले 100 लोग हैं, 100 का दिमाग तो मिलने वाला है नहीं एक साथ। तो आखिर वो कौन सा सिचुएशन है जहां पे हम अपने प्राइस को फिक्स करें? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि प्राइस कितना हो इस प्रोडक्ट का कि हमें लॉस भी ना हो, और हम उस लेवल पे काम कर लें ताकि हम कस्टमर को सर्व भी कर दे, प्रॉफिट भी कमा ले, और सब कुछ हम मार्केट में एग्जिस्ट भी कर सके। तो वहां पे क्या होता है कि जब भी हम डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व बनाते हैं, और डिमांड एंड सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पे जाके एक दूसरे को काटते हैं, वही पॉइंट हमारा क्या बन जाता है? प्राइस बन जाता है। वही क्या बन जाता है? तो प्राइस डिसाइड करने के लिए कि हमारा प्राइस कितना होना चाहिए, तो ये हो गया हमारा पहला जो डायग्राम है। ये किस चीज के लिए बनाई है? प्राइस डिसाइड करने के लिए कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कितना होना चाहिए। तो कैसे डिसाइड होगा? तो हम क्या करेंगे, कितने कर्व बनाएंगे? 2 कर्व। उस मार्केट के लिए एक सप्लाई कर्व बनाएंगे और एक डिमांड कर्व, और ये दोनों जाके जहां पे एक दूसरे को काटते हैं वही हमारा क्या हो जाएगा? जैसे ये प्राइस है ना, तो यहाँ पे जो भी रहेगा यही हमारा क्या हो जाएगा?
प्राइस हो जाएगा, यानी कि हमें उस प्रोडक्ट को अब इसी कीमत पे बेचनी है, हमें उस प्रोडक्ट को इसी कीमत पे बेचनी है। अब दूसरा सर क्या कहता है, आप देखिएगा सबके किताब में, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का आप किताब लीजिएगा, ये दोनों डायग्राम आपको सेम दिखेंगे, दोनों। तो ये दूसरा क्या कहता है भाई, तो दूसरा डायग्राम कहता है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, याद करिए जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो ही हमने आपको बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि चाहे आप प्रोडक्ट एक परचेज करो, मतलब कमोडिटी एक परचेज करो, चाहे आप 1,00,000 कमोडिटी परचेज करो, प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। क्वांटिटी चेंज हो सकता है बट प्राइस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। याद करिए मैंने बताया था ये बात। वही चीज यहां पे, क्यों प्राइस, क्योंकि भाई यहां पे क्या है कि जैसे आप प्राइस बढ़ाओगे आपके पास से कस्टमर जाएंगे जो आप चाहोगे नहीं, आप अपना प्राइस बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आपके कस्टमर टूट जाएंगे, और आप अपना प्राइस घटा नहीं सकते इसलिए क्योंकि आप लॉस में चले जाएंगे। तो यानी आप एकदम उस पॉइंट पे जाकर खड़े रहते हैं जहां पे आपको मतलब लॉस का सिचुएशन नहीं है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन, इसमें कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, आया समझ में। तो ये होता है। तो अब आपने लेट सपोज ये हो गया हमारा 10 रुपये प्राइस हो गया उस चीज का, उस चीज का प्राइस कितना हो गया हमारा 10 रुपया हो गया। तो यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में अब क्या होगा कि आपको कोई भी प्रोडक्ट, चाहे कोई भी कस्टमर आए कितना भी लाए, मानिए हमने 90 पैसे के हिसाब से मैंने इस पेन को परचेज करा है, कोई आए मैं इसको, या 95 पैसे के हिसाब से मैंने इस पेन को परचेज करा है, मैं 1 रुपये में इस पेन को बेच रहा हूं। कोई आके मुझसे 1,00,000 पेन भी खरीद ले, क्या मैं उसको 95 में बेचूंगा क्या? क्योंकि भाई हमारा भी प्रॉफिट भी तो शामिल होना चाहिए, बिजनेस ऐसे ही थोड़े ना कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट हमारा क्या होना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी कंपटीटर्स उससे नीचे नहीं जाएगा, अपने प्राइस से नीचे जो फिक्स हुआ है। अगर उससे ऊपर गया तो तुरंत कस्टमर क्या बोलेगा, क्या बात करते हो सर, बगल वाले तो वही प्रोडक्ट आपको कम में दे रहे हैं, तो आपको तो और कम में देना चाहिए था क्योंकि हम ज़्यादा प्रोडक्ट एक बार में ले रहे हैं। तो आप ऊपर चढ़ने लगे, तो तुरंत उस कस्टमर को छोड़ के चला जाएगा, प्रोड्यूसर को छोड़ के चला जाएगा। इसलिए ये सेकेंड आपको डायग्राम बनाकर बताया गया है कि चाहे आप क्वांटिटी कितना भी ले लो, आपके प्राइस में कोई चेंजेज नहीं आने वाले हैं। और आपको तो पता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में चेंजेज है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, वहां पे उस सिचुएशन में हमारा एवरेज रिवेन्यू हमेशा किस चीज के बराबर होता है, मार्जिनल रिवेन्यू। याद है ना, एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू में जो भी चेंजेज आते हैं वो क्या कहे जाते हैं, हमारे मार्जिनल रिवेन्यू। और एवरेज रिवेन्यू बराबर क्या होते हैं, टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी। यही था ना। तो यहाँ पे मान के चलिए हमने फिक्स कर लिया 5, ये 10 रुपया। तो अगर मैं एक प्रोडक्ट परचेज करता हूँ तो कितना देना पड़ेगा 10, 2 प्रोडक्ट परचेज करता हूँ तो कितना देना पड़ेगा 20, 3 प्रोडक्ट परचेज करता हूँ कितना देना पड़ेगा 30, और 4 प्रोडक्ट परचेज करता हूँ कितना देना पड़ेगा। क्योंकि हम मार्केट में यहाँ पे प्राइस को कम, क्वांटिटी चाहे आप कम लीजिए चाहे ज़्यादा लीजिए, हम आपके प्राइस को कोई भी कभी भी फ्लैक्चुएट नहीं होने देंगे। अब यहाँ पे यही होता है ना, जरा आप देखिएगा, तो ये हो गया हमारा, सॉरी ये हो गया हमारा मार्जिनल रिवेन्यू। ये क्या हो गया हमारा मार्जिनल रिवेन्यू हो गया। ये हमारा क्या हो गया आपको टोटल रिवेन्यू। तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ 10, यहाँ 30, यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू कितना हो जाएगा 100 हो गया। अब इसी चीज को आप जाकर देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा कि आपको क्या होगा एवरेज कितना होगा, तो देखिए तो जरा एवरेज रिवेन्यू कितना हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाई 1 बराबर 10। यहाँ पे एवरेज कितना हो गया, टोटल रिवेन्यू कितना हो गया 30, और टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 3 हो गया ना, तो 30 डिवाइड बाई कितना हो गया 10। यहाँ पे टोटल रिवेन्यू आपका कितना हो गया 60। देखिए तो 2 + 1 + 3 बराबर कितना हो गया अभी तक आपने 6। मतलब जैसे जैसे आप निकालते जाओगे आपको पता चलेगा कि आपका एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा। एक मिनट, ये मार्जिनल रिवेन्यू गलती से, हाँ अच्छा ये हमने यहाँ पे कर दिया ना। अच्छा चलिए इसको मार्जिन हमने सबको अलग अलग कर दिया, सॉरी
ये थोड़ा सा अलग कर दिया। ये अगर हमारा टीआर हो जाएगा तो हमारा उसके बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा कि मतलब जहां पे क्या होता है, रुक जाइए, चलिए जा, कौन सा वाला, रुक जाइए फिर से समझाई दे रहा हूँ मैं एक्चुअली हम अलग अलग ले लिए। जैसे एक हमारा है 10, दो प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, यानी ये हमारा क्या हो गया, टोटल रिवेन्यू हो गया हमारा, हो गया। अब मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा, चेंज इन टोटल रिवेन्यू होता है ना। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू कितना होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो गया, तो 10, 20 से कितना हो गया, 30 से कितना हो गया, हर जगह कितना हो गया मार्जिनल रिवेन्यू, 10 10। एवरेज रिवेन्यू भी अगर आप काउंट करते हो तो क्या हो जाएगा हमारा, टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। टोटल रिवेन्यू कितना है, 10 डिवाइड बाई 1, 10 हो जाएगा। 20 डिवाइड बाई 2 बराबर, 30 डिवाइड बाई 3 बराबर, 40 डिवाइड बाई 4 बराबर। यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू हमेशा क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है। कौन से सिचुएशन में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, ठीक है। तो ये था हमारा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो सबसे पहला तो यही है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, कुछ समझाने वाली इसमें कोई खास बात नहीं है। दूसरा है होमोजेनियस प्रोडक्ट। मैंने आपको बोला कि कभी भी परफेक्ट कंपटीशन में आप जाइएगा तो हम ये मान कर चलते हैं, जम्पसन लेके चलते हैं कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट के बारे में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिस भी कमोडिटी के बारे में, वो सारा का सारा कमोडिटी कैसा होने वाला है, एकदम एक दूसरे के जैसा ही एकदम मैच कर रहा है हर चीज, ओके। नंबर 3, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मार्केट। यहाँ पे क्या होता है भाई कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई रोकथाम, कोई गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे जिसकी मर्जी आप आओ और जिसकी मर्जी यहां से बाहर जाए, जिसकी मर्जी वो आ सकता है और जिसकी मर्जी वो बाहर जा सकता है, कोई भी गवर्नमेंट का रोक टोक नहीं होता है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, जो कि मैंने अभी ये बार बार बोला था, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर आया और पहले दुकान से लेके निकल के चला गया, बाकी दुकान में पता नहीं किया। कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को बेचने वाले इस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, तो कौन सा व्यक्ति है जो प्रोडक्ट को सही रेट पे देता है, उसके पास वो जाएगा। एक रेशनल कंज्यूमर के तौर पे हम उसको देखते हैं हमेशा इकोनॉमिक्स में, ऐसा नहीं कि इमोशन में आके कोई चीज डील कर लिया, ठीक है ना, कि नहीं जो चलो भाई समय नहीं है, ये एनालिसिस में नहीं है। जम्पसन लेके क्या चलना है कि परफेक्ट नॉलेज है उसके पास कि किसके पास यही सेम प्रोडक्ट कितने में सबसे कम में मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक वो कस्टमर उसके पास जाएगा। अब ये देखेगा कि भाई हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, तो ये दुकानदार भी क्या करेगा, ये बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर भी क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को फिर उसी प्राइस पे लाके रख देगा। तो कस्टमर के पास ये पता होना चाहिए कि वो जहाँ से परचेज कर रहे हैं वहाँ पे उसको ठगा तो नहीं जा रहा, मतलब उससे ज़्यादा पैसे वसूल तो नहीं किए जा रहे, यानी कि उसके पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। परफेक्ट मोबिलिटी मतलब, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वही होता है मोबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो भी फैक्टर्स होते हैं वो एकदम आसानी से यहाँ से वहाँ, मैंने बताया जैसे जिसका फ्री एंट्री एग्जिट है, मतलब इसको कोई रिस्ट्रिक्शन वैसा खास नहीं है, तो कहीं भी ले जा सकते हैं आप। उसके बाद है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जम्पसन है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम इसलिए नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रखते हैं कि यदि मान के चलिए मैं एक कपड़ा का दुकानदार हूं, आपको भी पता है कि दिल्ली में भी कपड़े मिलते हैं सस्ते, गांधी मार्केट में चले जाइए, सूरत में भी कपड़ा बहुत सस्ता मिलता है और कलकत्ता में भी कपड़ा बहुत सस्ता मिलता है। ये कपड़े मार्केट के बहुत बड़े इंडस्ट्री वाले ये जगह है जहां से आपके यहाँ के दुकानदार लोग क्या करते हैं, कपड़ा परचेज करके लाता है, उसको मार्केट में क्या करते हैं वो लोग सेल करते हैं। तो हम 3 कस्टमर हैं, हम सब लोग सेम कपड़ा ला रहे हैं, लेकिन आप ला रहे हो कलकत्ता से, एक व्यक्ति ला रहा है दिल्ली से, एक व्यक्ति ला रहा है सूरत से। तो देखो जब आप ला रहे हो तो आपका क्या होगा, आपका लेट सपोज परचेज कॉस्ट आपका सेम हो जाए, थैंक यू, आपका परचेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आपका 1 लाख लगे, किसी का 2 लाख लग जाए, जो सूरत से लाएगा वो बहुत दूर से लाएगा।
तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां पे आ जाएगा इस मार्केट में, ऑटोमेटिक क्या होगा कि सबका जो कॉस्टिंग होगा वो क्या होगा, बराबर नहीं होगा। किसी का कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगा, किसी का कॉस्टिंग कम हो जाएगा। अब जब कॉस्टिंग, आपका कॉस्टिंग 8 रुपया हो गया, किसी का कॉस्टिंग 10 रुपीज पर प्रोडक्ट हो गया, किसी का 12 रुपीज पर प्रोडक्ट हो गया, तो क्या तीनों आप लोग चाहोगे कि कभी तीनों एक साथ मिलकर, भले प्रोडक्ट क्यों ना हो, क्या इक्वल कर सकते हो आप? दो लोग जो हैं जो 8 रुपये और 10 रुपये हो तो 11 पे कर सकते हैं, लेकिन क्या 12 वाला कभी 11 पे ला सकता है क्या? तो इसलिए इस मार्केट में नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एजम्पशन लेके चलते हैं। यानी कि इस मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम ये मान के चलते हैं कि प्रोड्यूसर्स ही सेलर है। यहां पे हम क्या मान के चलते हैं कि यहां पे प्रोड्यूसर ही क्या है, हमारा सेलर है। यानी उसी को क्या करना है, वो सारा का सारा प्रोडक्ट खुद से बनाता है और उसको कहीं लाने ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं से सामान मंगाने की जरूरत नहीं है, वही भी बेचता है। तो क्या बन जाता है, नो ट्रांसपोर्ट और अब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। फिर वही बात है कि हम उस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब कहीं से लाने का कॉस्ट नहीं लग रहा है, और प्लस सेल करने का कॉस्ट नहीं लग रहा है। क्यों? सेलिंग कॉस्ट में क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट में जनरली क्या, दो तरह के कॉस्ट आते हैं। कौन कौन? एक एडवर्टाइजमेंट, जैसे मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने वाला हूं तो मैं क्या करूंगा, उसका प्रचार प्रसार करूंगा। और दूसरा क्या होगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो यही, तो इस मार्केट में सेलिंग कॉस्ट यानी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबके पास क्या है, सेम नेचर ऑफ प्रोडक्ट है। मैं अगर इस प्रोडक्ट की खूबसूरती बता रहा हूं, खासियत बता रहा हूं, तो क्या वो प्रोडक्ट सिर्फ मेरे पास है? प्रचार मैं करूंगा, खर्चा मैं लगाऊंगा, और बगल वाला जो हमारा कंपटीटर, राइवल सेलर जो होगा, वो बोलेगा आ जाइए मेरे पास, वही तो प्रोडक्ट मेरे पास भी है। अब क्या होगा, मैंने तो चूंकि एडवर्टाइजमेंट किया तो मेरे खर्चे भी ज़्यादा हो गए हैं, तो मेरे कॉस्ट भी ज़्यादा हो गए। अब मैं ज़्यादा कॉस्ट की चीज़ों को हम कम पे हम नहीं बेच सकते हैं, लेकिन बगल वाले ने तो खर्चा किया नहीं, तो उसका कॉस्ट आज भी कम है। आपके प्रचार से वही लोगों को दिखा देगा, जाकर देखिए तो प्रोडक्ट में कोई है क्या, लेकिन वो 11 में बेच रहे हैं, हम आपको 10 में देंगे, आइए तो सही। कस्टमर किसके पास जाएगा, हमेशा दूसरे वाले के पास जाएगा। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होता है। समझ में आया? तो ये दो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, ये आप लोग को ध्यान में रख के चलना है। ओके, परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन। अब देखिए, अब दो तरह के कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन का ही क्या होता है कि छोटा रूप क्या होता है हमारा, प्योर कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा ना, हमने आपको कितने तरह का पढ़ाया, 7 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात किया। तो ये सातों कैरेक्टरिस्टिक्स जहां पे है वो कौन सा कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है। लेकिन जहां पे 3 ही सिर्फ है, मतलब एक ऐसा मार्केट है जहां पे लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ बायर एंड सेलर बहुत ज्यादा है, सेम नेचर के प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट को सभी के जितने सेलर हैं सब लोग बेच रहे हैं, और फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें लगता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगता है। कस्टमर के पास पूरा का पूरा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में। यानी कि जिस मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन के इन 3 को छोड़ के, मतलब कौन कौन से, इसमें से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, ये चारों नीचे वाले, समझिएगा वो मार्केट क्या बन जाता है, प्योर कंपटीशन मार्केट बन जाता है। क्या बन जाता है वो, प्योर कंपटीशन। तो कभी आपसे पूछे प्योर कंपटीशन क्या होता है, तो बता सकते हैं आप कि ऐसा मार्केट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, 3। कौन कौन सा, कि पहले तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। अच्छा, एक लाइन जोड़ सकते हैं, इट्स ए स्मॉल क्या कह सकते हैं इसको, हाँ ऐसा कर सकते हैं प्योर कंपटीशन के बारे में। तो वो चीज मैंने लिखा भी है कि परफेक्ट कंपटीशन इज यूज्ड इन वाइडर सेंस एज कंपेयर टू प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन से क्या होता है, ये वाइडर सेंस में हम लेते हैं, प्योर कंपटीशन को थोड़ा छोटे रूप में देखते हैं, नैरो रूप में, है ना। तो वही कह रहा था, कंपटीशन इज सेड टू बी प्योर कंपटीशन व्हेन द फॉलोइंग 3 फंडामेंटल कंडीशंस एग्जिस्ट। यानी जिसके पास सिर्फ 3 फंडामेंटल कंडीशंस, कौन कौन से, तो सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, नंबर सेकेंड होमोजेनियस प्रोडक्ट, नंबर थर्ड फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा,
परफेक्ट कंपटीशन। अब डिमांड कर्व इसका क्या होगा, तो अभी तो बताया आपने आपको, सेम वही चीज है यहाँ पे कि एक परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा एवरेज रेवेन्यू किस चीज के बराबर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। वही यहाँ पे कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज price taker and so it can take the price more than the prevailing price in the market. In perfect competition a buyer has to pay same price for every additional unit। मतलब यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, बायर जितना प्रोडक्ट परचेज करेगा उसको उसी प्राइस के अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। हेंस प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। और इसीलिए हमने क्या किया, ये डायग्राम बनाया कि देखिए हमारा क्वांटिटी यहाँ से यहाँ चला गया, लेकिन प्राइस हमारा कभी यहाँ से ना ऊपर गया है ना ही ये नीचे आएंगे तो लॉस होगा, ऊपर जाएंगे तो हमारे कस्टमर हमारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि कस्टमर के पास फुल नॉलेज अबाउट द मार्केट है, उनको पता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे कितने में मिल रहा है। ठीक है, अब आता है मोनोपोली। क्या होता है हमारा मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट मतलब क्या बताया मैंने कि मैं जिस प्रोडक्ट, यानी कि जीरो कंपटीशन है ये, इसमें कंपटीशन ही नहीं है। हम एक ऐसे प्रोडक्ट को लेके मार्केट में आए हुए हैं जिस प्रोडक्ट के बारे में, मतलब जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड गुड्स या वो प्रोडक्ट मार्केट में किसी के पास है ही नहीं, तो जिसको अगर नीड है उस प्रोडक्ट की, उसको कहां से लेना पड़ेगा, हम ही से लेना पड़ेगा। तो इंडिया में जनरली रेलवे जो होता है उसी को हम किसके रूप में देखते हैं, मोनोपोली, क्योंकि इसमें मोनोपोली है उनका पूरा का पूरा। रेलवे में देखते हैं ना, रेलवे वाले अपना फिक्स करते हैं कि भाई इसके लिए किसके लिए कितना टिकट रहेगा, बच्चे के लिए हाफ टिकट रहेगा कि नहीं रहेगा, कितने साल के बच्चों को हम फ्री में जाने देंगे, वृद्ध को हम कितना देंगे, मतलब बूढ़े लोगों को हम कितना डिस्काउंट देंगे, किस ट्रेन में हमारा बूढ़े लोगों के लिए सीट रहेगा, महिला के लिए सीट को रिजर्व किया जाएगा, किसमें नहीं किया जाएगा, विकलांग बोगी कहाँ रहेगा, किस तरह की। मतलब ये लोग मार्केट से ये लोग नहीं करते हैं, लोग इन लोगों को जो मन करता है वो कर देते हैं। तो चूंकि ये गवर्नमेंट का है तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट कभी भी, याद है ना आपको, कैपिटलिस्ट मार्केट और सोशलिस्ट मार्केट ये सब आपने देखा था, तो गवर्नमेंट कभी भी वेलफेयर के बारे में सोचती है, इसलिए रेलवे का कोई भी डिसीजन आपको बुरा नहीं लगता होगा। बाकी ये जो बाहर जो घूमते हैं पॉलिटिक्स करने वाले, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके बात पे आप चलिएगा तो इकोनॉमिक्स का आपको एनालिसिस समझ में नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि बाहर के मार्केट वाले लोग क्या करते हैं कि भाई वंदे मातरम चल गया, कितने गरीब उस पर बैठ पाए, तो भाई गरीब कहाँ से बैठ पाएगा, मेहनत करना पड़ेगा, जो मेहनत किया वो बैठेगा। अब आप सोचोगे कि ऐसा देश बना दिया जाए जिसमें मेहनत करने वाला भी उसी बेड पे सोए जिसपे जो दिन भर ऐश कर रहा है वो सोए, तो फिर फर्क क्या है, फिर कोई क्यों मतलब मेहनत करेगा, हम क्यों मेहनत करें। अगर मैं इतना मेहनत करने के बाद भी मैं वही जिंदगी भर बाइक से ही आता रह जाऊं तो मैं क्यों मेहनत करूं, फिर मैं भी बिना मेहनत का करूंगा। हाँ चाहिए भाई, इसलिए लड़ाई है, ये मोटिवेशन चाहिए इसके लिए। तो वो बाहर के पॉलिटिकल लोग जो भी कह लें, लेकिन उस मैटर में आपको इस चीज़ों को मत जोड़िएगा। तो रेलवे को किस रूप में देखा जाता है, आपको मोनोपोली के रूप में देखा। तो वही कह रहा है कि मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ए सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। उसके आसपास का कोई सब्स्टिट्यूट का मतलब समझते हैं ना, चाय कॉफी, मतलब एक का यूज नहीं, चलो कोई बात नहीं दूसरा हम यूज कर लेते हैं। तो एक ऐसा मार्केट है यहाँ पे जहाँ पे जिस कमोडिटी का मार्केट है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रेलवे इन इंडिया। ओके, फिर क्या करा, इन मोनोपोली नो डिस्टिंक्शन अराइजेस बिटवीन फॉर्म्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज फॉर्म इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री इज अ फॉर्म। कहने का मतलब हमने अभी तक क्या आपको पढ़ाया ना कुछ देर पहले, फॉर्म और इंडस्ट्री में अंतर। फर्म क्या था, एक सिंगल बिजनेस को हम फर्म कहते थे, और उसी बिजनेस के बहुत सारे बिजनेस को जब आपस में हम जोड़ कर देखते तो क्या बन जाता था, हमारा इंडस्ट्री बन जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही फर्म ऐसा है जिसके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऐसा कोई फर्म है क्या दूसरा, तो ऐसा कोई फर्म ही नहीं है। तो वही फर्म अपने आप में क्या है, इंडस्ट्री है, और वही इंडस्ट्री भी अपने आप में क्या है, फर्म है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपने क्या देखा था कि फर्म अलग होता था, इंडस्ट्री अलग होता था। लेकिन इस कंपटीशन मोनोपोली वाले कंपटीशन के मार्केट में आप देखिएगा तो क्या हो गया, चूंकि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, चूंकि जिस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, जो कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो किसी और के पास नहीं है, तो इसलिए हमारा यहाँ जो फर्म है वही इंडस्ट्री, और जो इंडस्ट्री है वही हमारा फर्म है। तो चाहे आप हमारे बिजनेस को फर्म कहिए चाहे इंडस्ट्री कहिए, हमें कोई दिक्कत
नहीं होने वाला। क्लोथ सब्स्टिट्यूट मतलब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा नहीं कि अरे यार ये महंगा दे रहा है, छोड़ो इसको ये वाला यूज कर लेते हैं। कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसका अल्टरनेट यूज नहीं है। ठीक है। फीचर्स ऑफ मोनोपोली। फीचर्स ऑफ मोनोपोली, पहला क्या है भाई, सिंगल सेलर बट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अब ये लार्ज नंबर्स कितने हो सकते हैं इसके बारे में वो लोगों के क्या कर सकते हैं, डिमांड पे डिपेंड करता है। लेकिन बायर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सेलर आपके पास सिर्फ एक होंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। नो क्लोथ सब्स्टिट्यूट, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है क्लोथ सब्स्टिट्यूट। मोनोपोलिस्ट एज अ प्राइस मेकर, मैंने बताया जैसे रेलवे अपना डिसाइड करती है किससे कितना प्राइस वसूल करना है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। आपको रेलवे पे जाना है ना, वंदे, इतना लोग चिल्लाते रह गए, कभी सुना आपने कि नहीं वंदे भारत, सरकार बात मान गई, वंदे भारत का प्राइस कम कर दी। सरकार बोलती है मत जाओ, सारा सारा सब्सिडी में थोड़े नाम तुमको बिठा रखे हैं। सही बात है, तो क्योंकि भाई रेलवे अपना लॉस तो झेलेगी नहीं आपके कारण, आपके पॉलिटिक्स के कारण, तो इसलिए बोला कि ठीक है मत चढ़ना, आप दूसरे आपके लिए ट्रेन चल रहे हैं ना, चलो उस पर। तो ये चीज है। नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म, अगर नो एंट्री, अब चाहे रीजन जो भी हो, क्योंकि अगर न्यू एंट्री अगर न्यू फर्म का हो जाए तो फिर वो क्या मोनोपोली रह पाएगा क्या। ड्यूलोपोली आता है जिसमें 2 फर्म काम करते हैं, ट्राइपोली आता है जिसमें 3 फर्म होते हैं, ऐसे करके अलग अलग नाम है, बहुत सारे नाम है। जैसे ओलिगोपोली जो हमने बोला ना, तो उसी के बेस पे वो भी नाम पड़ते हैं। ठीक है ना, नहीं वो आपके बुक में नहीं दिया होगा, बट मैंने आपको बता दिया नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे एक भी फर्म मार्केट में आ गया नया, तो ऑटोमेटिक वो मार्केट का नाम मोनोपोली से हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी कह रहा है, वो जो मैंने बोला कि क्या कहते हैं, फर्म इज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज फर्म, वहां पे क्या हो जाएगा, फर्म इंडस्ट्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में कितने लोग शामिल हो जाएंगे, अब 2 लोग शामिल हो जाएंगे, और इंडस्ट्री फर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में कितने फर्म है, 2 हो पाएगा। तो ये चीज, नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म हो गया। डिमांड कर्व निगेटिवली स्लोप्ड, निगेटिवली स्लोप्ड कहने का मतलब आपने ध्यान दिया होगा, डिमांड कर्व कब, डिमांड कर्व जनरली निगेटिवली स्लोप्ड होता है जनरल वे में, कि भाई आपका क्या होगा, डिमांड बढ़ाओगे, प्राइस एंड डिमांड का जो रिलेशन है वही यहाँ पे कह रहा है, इनवर्स रिलेशन है, कि भाई आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस घटेगा तो, अब जैसे वंदे भारत है, आज बहुत कम लोग चढ़ रहे हैं, मतलब बहुत कम लोग, क्या सीट खाली नहीं रहता है, डोंट वरी, हाँ सीट खाली नहीं मिलता उसका, मतलब ये जो भीड़ रहती है उस टाइप से उसमें भीड़ नहीं रहती है, उसका फैसिलिटी, मतलब उसमें आप जाइएगा तो आपको एरोप्लेन का वाकई में सुख सुविधा मिलेगा। हाँ, आप जाइएगा उधर तो आपको लग जाएगा, दिल्ली वगैरह, अब तो खैर लगभग लगभग जगहों पे अब चलना शुरू हो गया है। दिल्ली आप जाइए, पंजाब वाले मैक्सिमम आप जाइए, पंजाब वैसे भी आप जाइएगा सबसे ज़्यादा आपको लग्जरियस बस आपको पंजाब और उत्तराखंड के लिए मिलता है, दिल्ली में आप जाकर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा। हाँ, पंजाबी लोग खूब खर्च करता है, क्योंकि कमाता है जम के और खाता है जम के, वो लोग खर्च करने में पीछे नहीं हटता है। तो पंजाब का सबसे पहले आपने देखा भी होगा कि पहले जैसे आप जाइए कटरा वगैरह जाइएगा, अगर वैष्णो माता आपको जाना है तो वंदे भारत से, तो वहाँ पे आप जाइएगा तो आप सोचिएगा 300 में चला जाएंगे आराम से, आ रहा है दूसरा ट्रेन, कौन इसमें जाए इतना रुपया खर्च करके, 3000 4000, ठीक है। लेकिन उसमें अंदर आप जाइएगा तो जैसे आपने एंट्री लिया, समझो आप ट्रेन को भूल जाओ, वो परफेक्ट, मतलब पूरा उसका जो भी कंफर्टेबल है या उसके अंदर जो भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं। प्राइस डिपेंड करता है आपके, मतलब कम से कम 1500 तो खर्च करना ही पड़ेगा चढ़ने के लिए। क्या बिना टिकट के नहीं घुस सकते उसमें, मैं बताएं, नहीं घुस पाएगा उसका पूरा। भाई मैंने क्या बताया कि प्लेन क्या, वो सिर्फ धरती पे चलने वाला है, बाकी सारा फैसिलिटी उसका प्लेन का है, आपके पास चाय नाश्ता पानी सब कुछ आएगा, एयर होस्टेस जैसे ट्रेन में होती हैं वैसे उसमें भी है लोग, हाँ पूरा फुल ड्रेस के साथ वहाँ, वही वो सब लोग इक्विवेलेंट है ना। राजधानी में नहीं मिलेगा वैसा फैसिलिटी, नहीं, लेकिन राजधानी फिर भी अपने इंडिया का एक लग्जरियस ट्रेन में एक राजधानी भी आता है, क्योंकि राजधानी सिर्फ राजधानी से राजधानी चलता है, तो राजधानी, हाँ राजधानी जैसे अब पटना से चलेगी कहाँ, दिल्ली, इस तरीके से राजधानी, राजधानी से राजधानी, भाई तो राजधानी ही कनेक्ट करेगी वो ऐसा नहीं है कि मतलब अब ऐसा नहीं है कि मैं पटना से अब चल दी तो डायरेक्ट दिल्ली रुकेगी, ऐसा नहीं है, बीच में अब जैसे कि लखनऊ रुक सकती है, राजधानी है,
तो जनरली बहुत बड़े बड़े स्टेशन पे ही राजधानी ट्रेन, क्योंकि उसमें बैठने वाले लोग सामान्य लोग नहीं होते। अब आप ही अभी भी आपके तरफ से जो भी ट्रेनें जाती हैं, तो इसका जो फर्स्ट क्लास एसी है, सेकंड क्लास तक तो आप जा सकते हो। फर्स्ट क्लास एसी में जाने के लिए आप जैसे देखिए डायनेमिक फेयर लिख देगा। फर्स्ट क्लास एसी में मतलब फर्स्ट क्लास एसी डायनेमिक फेयर होता है, यही प्लेन के जैसा फेयर चलता है। प्रीमियम तत्काल वगैरह लीजिएगा तो डिमांड पे डिपेंड करता है। कभी कभी आपको नॉर्मल थर्ड एसी का भी दाम कहाँ चला जाता है, 10,000 पे चला जाता है, और कभी कभी आपको 1,500 पे मिलेगा, 1600 में। हाँ जी, जनरली आपको यहाँ पे जो सप्त क्रांति वगैरह जो जाती है ट्रेनें, उसकी फर्स्ट एसी का किराया 3200 है, आपके प्लेन के बराबर है। हाँ, यहाँ से दिल्ली का तो ये चीज़, और वही चला जाता है 15,000 20,000 तक भी जाता है। तो डिपेंड, जैसे छठ वगैरह का टाइम है तो आते हैं, खाली भी नहीं रहता वो, तो उस समय प्लेन भी हो जाता है 30,000 40,000 का हो गया रहता है, उसमें कोई बड़ी। हाँ, तो फिर तो उससे पहले से बुकिंग, तो फिर इतना काहे सोच रही, तो ट्रेन में भी तो करवा सकती थी उससे पहले बुकिंग। ऐसा थोड़ा है छठ के टाइम पे आप कितना ही पहले बुकिंग करेगा तो आपको 600 में टिकट मिल जाएगा। कितना, दिल्ली के लिए जैसे इशू किया जाता है ना टिकट, 5 मिनट में पता नहीं कितना 100 वेटिंग चला जाता है जी। 4 महीने पहले टिकट बुकिंग अलाउ होता है, और जैसे ओपन होता है ना, 5 मिनट के अंदर एक टिकट नहीं बचता, बस यही जान जाइए, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। आप दिल्ली के ट्रेनों से जब आइएगा ना छठ पूजा में, तो जहाँ पे आपका पैर, अगर आप घुस गए तो महान है, घुस गए जहाँ पे पैर आपका हो गया, अगर आप ऐसे देखने लगे तो पूरा रास्ता आपको ऐसे ही देखना है, गर्दन आप हिला नहीं सकते। यही है, क्योंकि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। एसी में की बात बोल रहा हूँ मैं, स्लीपर तो अब खत्म ही हो गया समझो, स्लीपर तो जनरल से बदतर हो गया है। और जनरल में तो ऐसे जिसका शीशा में जिसका ये चिपक गया वैसे ही दिखता है आपको। हाँ, मतलब वही लोहे में अगर रड में चिपक गया तो ऐसे ही चिपका ही आएगा वो। कुछ नहीं कर सकता वो। हाँ, तो ट्रेन देनी पड़ेगी ना उतना, कहाँ से आएगा, एक्सीडेंट होगा फिर बस से। बस वाले भर के लाते, बस वाले कहते आइए ना 2200 में सिर्फ आपको देंगे एकदम स्लीपर क्लास। जाइएगा तो एक स्लीपर में सोने का रहेगा 2 आदमी की जगह, उसमें 10 लोग बैठे रहेंगे। ऐसे ही कर भी नहीं सकते कुछ, पैसे आपने दे रखे हैं, किस दलाल से आपने पैसे लिए किसी को नहीं पता है। बहुत खतरनाक सिचुएशन है। आते हैं यहाँ पे, नो एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म, डिमांड कर्व निगेटिवली स्लोप्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब यहाँ पे प्राइस का डिटर्मिनेशन कौन करता है, खुद मोनोपोली का जो होता है वो प्राइस टेकर नहीं होता है, वो प्राइस मेकर होता है समझ में। अब कॉजेज ऑफ इमर्जिंग मोनोपोली बता देना भाई। तो अब वो मार्केट का नाम मोनोपोली से हट के दूसरा हो जाएगा। हाँ, जैसे है ना, जैसे जैसे अभी तक हम सिंगल हैं, शादी हो जा रही है तो आप कहोगे ना सर मैरिड है, तो वही है, नाम चेंज होता है, बाकी सब कुछ वही होता है। अब ज़्यादा समझा दूंगा इन सब चीज़ों पे, ठीक है। देखिए ये लोग नहीं सुनी बेचारी, इतना बढ़िया टॉपिक, वो नहीं सुनी, वो सुनी होती तो हंसी होती। सेंट्रलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, मोनोपोली क्यों, कोई मार्केट मोनोपोली होने का रीजन क्या है, तो जब वो जो प्रोडक्ट है उसका रॉ मटेरियल सबको नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं, तो फिर वहां पे क्या होगा, जिसको रॉ मटेरियल मिलेगा वही तो वो प्रोडक्ट बना सकता है। तो इसलिए तो वही यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन द रॉ मटेरियल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी सेंट्रलाइज एट अ पर्टिकुलर प्लेस, मोनोपोली सिचुएशन इमर्ज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बंगाल वाज हैविंग मोनोपोली ऑफ जूट इंडस्ट्री बिफोर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। कंट्री का पार्टीशन से पहले बंगाल को जूट इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता था। तो बंगाल का जो मार्केट था वो पूरा का पूरा जूट इंडस्ट्री, जूट को लेके पूरा का पूरा मोनोपोली लेके चलता था, क्योंकि बाकी जगह पे ये फैसिलिटी था ही नहीं, बाकी जगह पे ये रॉ मटेरियल्स था ही नहीं कि वो लोग इससे रिलेटेड प्रोडक्ट को डेवलप कर सके। तो बंगाल जो था हमारा जूट इंडस्ट्री का मोनोपोली मार्केट लेके चलता था, ठीक है। लीगल मोनोपोली कुछ होता है, एक तो हो गया भाई सेंट्रलाइज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, एक हो गया आपको लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली मतलब गवर्नमेंट ने अधिकार दे दिया, कानून नहीं अधिकार दे दिया कि ये काम यही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है, तो भी हमारा क्या हो जाता है। जैसे आपको वही हाँ, जैसे रेलवे वाला बात हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सम मोनोपोली इज एस्टैब्लिश थ्रू द लॉ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मोनोपोली पावर ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्टिकुलर सिटी टू अ पार्टिकुलर इंडस्ट्री, इट गिव्स बर्थ टू लीगल मोनोपोली। मतलब यहाँ पे कानून किसी खास क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ही देती है। जैसे दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड है,
दिल्ली में आप पानी सप्लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि दिल्ली में पानी सप्लाई कौन करता है? दिल्ली जल बोर्ड सप्लाई करता है। दिल्ली जल बोर्ड जो है तो उसके पास वो स्पेशल राइट है, तो उसका मोनोपोली है उस पर। यहाँ पे आप आइएगा, जैसे आपका जो इलाका है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो दूसरे लोग नहीं सप्लाई कर सकते आपके यहाँ, क्योंकि ये राइट्स किसको दिए गए हैं कानून के द्वारा? वही एनपीपीडीसीएल को। तो उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। हाँ तो बताया तो, लीगल मोनोपोली। नहीं ऐसा नहीं है, आपके पास अगर कोई ऐसा है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट को लेके आया हो जो किसी के पास नहीं है, तो ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज है आपके पास, इनोवेशन ने कोई ऐसे, हाँ तो तब बदल देंगे ना उसके बाद नाम। बताया तो, जन्म से लड़का शादीशुदा थोड़े होता है क्या? शादीशुदा समझना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या? देखो आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं अभी, ऐसे इसे याद रहेगा, कभी भी लाइफ में ये कॉन्सेप्ट याद आएगा तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ सर की शादी वाले टाइम पे सर ने बताया था। सब तो आप लोगों को पता ही है। कट थ्रोट कंपटीशन व्हेन फॉर्म्स मेक, ये वाला खत्म कर दें, इतना एहसान कर देने दीजिए। देख रहे हो अभी फोटो भी पढ़ाना है कि नहीं? दे इतना बढ़िया फोटो पढ़ाना, वेबसी वेबसी सब है ये सब। कल पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, कल खत्म कर देंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या, व्हेन फॉर्म्स में क्या कह भाई, कार्टेल्स फॉर सेविंग देम फ्रॉम कट थ्रोट कंपटीशन एंड कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ कमोडिटी मोनोपोली इमर्ज। मतलब यहाँ पे क्या किया, फॉर्म ने क्या कर दिया कि गला काट प्रतियोगिता चल रहा है, मतलब किसी हद तक जा सकते हैं लोग। तो फर्म ने क्या किया, इसके सप्लाई को क्या कर दिया, अपने कंट्रोल में रख लिया कि भाई हम किसी को सप्लाई नहीं करेंगे। अब किसी खास ने क्या कर दिया, उसके सप्लाई को ही रोक दिया और उसी के पास है। तो वहां भी क्या हो गया, अब किस चीज का जन्म हो गया, मोनोपोली का। हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो किसी के पास नहीं है। अब मैं सप्लाई उसका करता था, मैं उसका क्या करता था, सप्लाई करता था, तो क्या होता था उससे, वो लोग प्रोडक्ट बनाते थे और अपना कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा था। हाँ मतलब मानिए मेरे पास ही वो है, हमने क्या कर दिया, उसको रोक दिया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मैं ही सप्लाई करने लगा, तो क्या हो गया, वहाँ पे मोनोपोली का जन्म हो गया। पहले क्या था, मैं 4 लोगों को सप्लाई करता था, 4 लोग मार्केट में काम करते थे। अब मैं अकेला सप्लाई रोक दिया, मैंने अपने ही खुद से प्रोडक्शन करना शुरू किया, तो हमारा हो गया। और अब शाब्दिक अर्थ आपको गूगल ट्रांसलेटर है। हाँ मतलब कुछ चीज़ों के बता दे रहे हैं, डोंट वरी। उत्पादक संघ, संघ उत्पादक संघ मतलब उस उन चीज़ों को प्रोडक्शन करने वाले कुछ समिति, मतलब कुछ लोग जो जुड़े ना आपस में, उन लोगों ने उस चीज़ों को रोक दिया, मतलब बाकी लोगों के साथ सारे लोग मिलके इकट्ठा रख के प्रोडक्शन करने लगे, तो वो क्या हो गया, मतलब क्या हो गया कि आपस में मुड़, मतलब मिलकर काम करना। ये 4 लोग अलग अलग थे, 4 लोग एक दूसरे के काटने छाटने में लगे थे कि भाई नहीं हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। चारों ने सोचा यार बेचने वाले हम ही 4 हैं, ऐसा करते हैं ना, मिलकर काम करते हैं, तो उससे क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी, हमारा सेलिंग एक्सपेंस भी बचेगा, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा, हमारा कंपटीशन मार्केट में हम एक दूसरे के लिए जो प्राइस कम करके और फायदा लोगों को मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं, मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो एक तो मोनोपोली हो जाएगा, हम अब लोगों को अगर प्रोडक्ट चाहिए तो हमसे ही परचेज करना पड़ेगा, दूसरा कोई मार्केट में है नहीं, एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये चीज़ होगी। और लास्ट में होता है पेटेंट्स राइट। पेटेंट्स राइट कहने का मतलब, जिन चीज़ों पे हमारा पेटेंट्स राइट हो गया, अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ों का यूज करना चाहता है तो उसको सबसे पहले मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा। विदाउट परमिशन वो उन चीज़ों के बारे में बिजनेस नहीं कर सकता। तो यदि किसी मार्केट में किसी खास प्रोडक्ट पे, किसी खास कमोडिटी का पेटेंट राइट्स किसी के पास है, तो फिर वहां भी मतलब समझिए उसका क्या है, मोनोपोली है। नहीं तो उसी के अंडर में आके करेगा ना, हाँ उसी के अंडर में आके करेगा, तो वही, सॉरी, हाँ उसके लिए जो पेटेंट्स जो चार्ज दिए जाते हैं वो। तो पेटेंट्स राइट आल्सो क्रिएट मोनोपोली सिचुएशन, प्रोड्यूसर्स ऑब्टेन पेटेंट्स राइट ऑन और ट्रेडमार्क मोनोपोली रिगार्डिंग द शेप, डिजाइन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। पेटेंट्स राइट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ ट्रेडमार्क बाय अदर्स, मतलब इसका यूज आप कोई और व्यक्ति अब नहीं कर सकता। तो जी बताइए।
तो ये अब सिर्फ आपने क्या किया, आपने कंपनी की बातें आप करने लगी, लेकिन ये जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं ये क्या है, कमोडिटी सिर्फ इन्हीं के पास है। वही चीज मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट यहाँ पे कमोडिटी के बारे में बात हो रही है, ना कि हम किसी खास कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। HUL मतलब तो वो किसी क्या क्या बनाता है वो तो वो देखो, वो जो कमोडिटी के बारे में बात कर रहा है ना, जिस कमोडिटी को लेके वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो कमोडिटी उसके अलावा किसी और के पास नहीं है तो वो उसका मोनोपोली हो जाएगा। किसमें आएंगे, अपना परफेक्ट कंपटीशन में आएंगे, बिल्कुल परफेक्ट में आएंगे, क्योंकि ये जो जैसे जूता बनाने की कंपनी एक दो तो है नहीं क्या। हाँ, कोको कोला ये सब मोनोपोली में शायद नहीं, हाँ मोनोपोली में है कोको कोला, क्योंकि हाँ नहीं उसका आ जाता है ना, मोनोपोलिस्टिक में आ जाएगा वो। कुछ ही एक कंपनियां हैं, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि ये मोनोपोली से ज़्यादा है और परफेक्ट कंपटीशन से कम है। कोको कोला, पेप्सी, ये सब अलग अलग कंपनियां हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिए भाई, तबीयत ठीक है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट अलग है, पेप्सी के प्रोडक्ट अलग है और कोको कोला एक का है, कोको कोला के ये सारे प्रोडक्ट है ये, हाँ ये ध्यान रखिएगा। और पेप्सी में भी अलग अलग जो आते हैं वो सारे अलग है, जाकर देखिए अभी। किस चीज का, हाँ लाइए पैसा लाइए, और विद विद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नहीं मैंने पेप्सी पीना छोड़ दिया, मैंने पेप्सी पीना छोड़ दिया।